पुष्प धारण करने वाले पादप होते हैं उनमें किस प्रकार का जनन होता है और कैसे जो है पादपों में जनन होता है, उसकी जनन की जो प्रक्रिया क्या होती है, इन सारे क्वेश्चंस के बारे में आज जो है हम लोग डिटेल से अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है ना। आज हम देखेंगे कि पुष्प की जो संरचना होती है, आखिर पुष्प की संरचना प्रकृति ने किस प्रकार दिया है, सारे के सारे क्वेश्चंस का आज अध्ययन करेंगे। इसी के आधार पे हम जो है आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना बाबू। सबसे पहले हम चलते हैं, पेन कहाँ किए, ठीक है ना बाबू। तो आज जो है आज का यही टॉपिक ही हमारा है। अरे वहां पर पेन कहाँ है, स्क्रीन पर देखिए। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, जैसे कि इसके पहले हम आप लोगों को बता चुके हैं कि पादप में जो है क्या है कि जनन जो है दो प्रकार का होता है। एक होता है लैंगिक जनन और दूसरा होता है अलैंगिक जनन। दूसरा कौन सा होता है भाई, दूसरा होता है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, ठीक है ना। तो लैंगिक जनन के बारे में भी आप जानते हैं और अलैंगिक जनन के बारे में भी आप क्या करते हैं, अच्छी से भली भांति जो है जानते हैं। फिलहाल हम क्या हल्का से यहाँ बताने का आपको प्रयास करेंगे, हल्का सा समझाएंगे कि आखिर लैंगिक जनन क्या होता है और अलैंगिक जनन क्या होता है। ठीक है ना। सबसे पहले हम बात करते हैं जनन की। किस चीज की बात करते हैं बाबू, जनन की। आप जानते हैं कि वंश वृद्धि के लिए जो है अपनी जैसी संतान उत्पन्न करना ही जनन कहलाता है। कोई भी हो जाए, चाहे पेड़ पौधे हो जाए, चाहे इंसान हो जाए, चाहे जानवर हो जाए, अपनी वंश की वृद्धि के लिए जो है अपनी जैसी संतान उत्पन्न करता है। और अपनी जैसी संतान उत्पन्न करना ही क्या कहलाता है भाई, जनन कहलाता है। अपनी जैसी संतान उत्पन्न करना ही क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। और जनन बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, ये भी हम आपको बताए थे। जनन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका लैंगिक जनन, कैसा जनन, लैंगिक जनन। और दूसरा जो होता है उसे कहते हैं हम अलैंगिक जनन। दूसरा कौन सा जनन होता है, अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन का मतलब क्या होता है भाई, लैंगिक जनन का मतलब होता है कि ऐसा जनन जिसमें दो विपरीत लिंग की आवश्यकता हो। कैसे लिंग की, दो विपरीत लिंग की आवश्यकता होती है। मतलब क्या है कि एगो मेल है एगो फीमेल है, जब इन दोनों के युग्मक मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन होता है। इसी सॉरी इसी के आधार पे जो है जनन हो जाता है। ठीक है ना। तो लैंगिक जनन का मतलब क्या हो गया कि ऐसा जनन जिसमें दो विपरीत लिंग नर मादा की आवश्यकता होती है, उसे लैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन ऐसा जनन है जिसमें दो विपरीत लिंग नर मादा की आवश्यकता नहीं होती है, केवल एक ही जनक से जो है और संतानें बन जाती हैं, उसे कहते हैं अलैंगिक जनन। बात समझ में आई ना। तो ये तो हम पहले चैप्टर में ही बता दिए हैं। यहाँ पर हमें पढ़ना है पुष्पी पादपों में जो है लैंगिक जनन। पुष्पी पादपों में कैसा जनन, पुष्पी पादपों में जो है लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है, उसी को हमें क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। पहले अगर हम बात करते हैं तो पुष्प जो है दो प्रकार के होते हैं। एक होता है क्रिप्टोगैमस, ध्यान दीजिएगा। एक क्या होता है, क्रिप्टोगैमस। एक होता है क्रिप्टोगैमस। अब कहेंगे सर जी क्रिप्टोगैमस क्या है। क्रिप्टोगैमस बाबू ऐसे पादप होते हैं जिनमें पुष्प ही नहीं लगता है। जिनमें क्या है, ऐसे पादप होते हैं जिनमें जो है पुष्प धारण नहीं होता है, पुष्प नहीं लगता है। अब आप बताइए ऐसे पादप जिनमें पुष्प ही ना लगेंगे, क्या उनमें जो है बीज बनेगा, तो इनमें भाई बीज भी नहीं बनता है। बीज भी क्या होता है, नहीं बनता है, यानी कि बीज रहित होते हैं। क्रिप्टोगैमस जो पादप होते हैं वे बीज रहित होते हैं। बात समझ में आई कि ना आई, क्लियर है कि ना है बाबू। अब कहेंगे सर जी ई कौन कौन से पौधा इसमें आते हैं, हम तो ऐसे पादप को नहीं जानते हैं। कुछ लोग कहेंगे हम अकाद जानते हैं, कुछ लोग कहेंगे हम बिल्कुल ना जानते हैं, थोड़ा सा बता दीजिए। भाई आप पढ़े हैं, 11 में ही पढ़ के आए हैं, हमने भी आपको बताया था। क्या है, थैलोफाइटा का नाम सुने हैं, थैलोफाइटा पढ़े भी होंगे। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये तो सुने हैं ना।
थैलोफ्राइटा, ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। तो ये जो तीनों प्रकार के आपको पौधे दिख रहे हैं, ये सब क्या होते हैं? ये क्रिप्टोगैमस होते हैं। क्रिप्टोगैमस का मतलब क्या हो गया कि इनमें पुष्प नहीं बनता है। अब पुष्प ही नहीं मेरे भाई, इसमें बीज भी नहीं बनता है, बीज भी नहीं लगता है, ठीक ना? किसमें? तो वो होता है थैलोफ्राइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। आगे हम अगर बात करें कि दूसरा प्रकार का पुष्प कौन है भैया, दूसरे प्रकार का जो पुष्प होता है उसे कहते हैं फिनेरोगैमस। पहला हो गया क्रिप्टोगैमस, दूसरा कौन सा होता है? फिनेरोगैमस, फिनेरोगैमस। अब जो फिनेरोगैमस होता है, इस प्रकार का जो पुष्प होता है, इसमें जो है पुष्प धारण करते हैं। ये पादप जो होते हैं वो पुष्प क्या करते हैं? धारण करते हैं, यानी कि इसमें पुष्प होते हैं। अब पुष्प होंगे तो साथ ही साथ इसमें क्या बनेगा? बीज भी बनते हैं। क्या बनते हैं? बीज भी बनते हैं। कितने प्रकार के होते हैं ये? तो ई बेसिकली जो है 2 प्रकार के पादप होते हैं। कौन से? कौन से? फिनेरोगैमस। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। देखिएगा, पहले नॉर्मल चीजें हम आपको बता रहे हैं। पहला जो होता है इसमें का, उसे कहते हैं जिम्नोस्पर्म। क्या कहते बाबू? जिम्नोस्पर्म। पहला जो होता है उसे क्या कहते हैं? जिम्नोस्पर्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिम्नोस्पर्म कहा जाता है। अब जिम्नोस्पर्म की खासियत क्या है सर जी? जिम्नोस्पर्म की खासियत क्या है? ये अनावृत बीजी होते हैं। कैसे होते हैं भाई? ये कैसे होते हैं? अनावृत बीजी होते हैं। कैसे होते हैं? अनावृत बीजी, अनावृत बीजी होते हैं। अनावृत बीजी का मतलब क्या होता है कि इसके जो बीज होते हैं ना, वो नग्न होते हैं। नग्न मतलब नंगे बीज वाले होते हैं। कैसे होते हैं इनके बीज? जो कैसे होते हैं इनके बीज जो होते हैं वह नग्न होते हैं। कैसे होते हैं? नग्न होते हैं। उदाहरण के लिए एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहेंगे तो एग्जाम्पल के लिए आप देखिए, हम बता दे रहे हैं आपको एग्जाम्पल, आप अच्छे से जानते हैं। जैसे देख लीजिए, आप नाम सुने होंगे चीड़, नाम सुने हैं कि ना? चीड़ का पौधा। तो चीड़ का जो पौधा होता है वो जिम्नोस्पर्म होता है, अनावृत बीजी होता है। मतलब क्या हुआ कि इसमें जो बीज लगते हैं ना, जो भी इसमें बीज लगते हैं ना, वो क्या होते हैं? नग्न होते हैं, नंगे बीज होते हैं। कैसे होते हैं? नंगे बीज होते हैं। या फिर आप बहुत ज्यादा चर्चित था, नाम है उसका देवदार। क्या नाम है? देवदार। ये भी नाम सुने होंगे, देवदार। तो देवदार जो होता है, इसके भी बीज जो होते हैं बाबू नग्न होते हैं, नंगे होते हैं, यानी कि अनावृत बीजी होते हैं। यहां तक क्लियर है कि ना है? बोलिए, क्लियर है ना? आगे चलें, आगे चलें, आगे चलिए देखते हैं अब हम कौन सा? फिनेरोगैमस। फिनेरोगैमस में दूसरा वाला पौधा देख लेते हैं जिसे कहा जाता है एंजियोस्पर्म। क्या कहते हैं? दूसरा वाला होता है एंजियोस्पर्म। कौन सा? एंजियोस्पर्म। कौन सा हो गया? एंजियोस्पर्म। पहला था जिम्नोस्पर्म, दूसरा एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म जो होता है इसे कहते हैं आवृत बीजी। कैसे? आवृत बीजी। कैसा पौधा होता है? आवृत बीजी होता है। आवृत बीजी का मतलब क्या हो गया कि इसके बीज जो होते हैं वो नंगे नहीं होते, उनके ऊपर कुछ ना कुछ खोले होती हैं, कुछ ना कुछ क्या पाई जाती हैं? खोल पाई जाती हैं। और ये जो होते हैं वह पुष्प युक्त पादप होते हैं। कैसे होते हैं? पुष्प युक्त पादप होते हैं, पुष्प युक्त पादप। इतना बात समझ में आई कि ना आई? बताइए, इतना बात समझ में आई? क्लियर है ना बाबू? पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन में हम देखें कि पुष्प यानी कि पादप 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका कौन सा? क्रिप्टोगैमस। दूसरा होता है फिनेरोगैमस। क्रिप्टोगैमस ऐसे पादप होते हैं जिनमें पुष्प नहीं होते हैं, पुष्प नहीं धारण करते हैं, बीज नहीं बनता है। कौन कौन से पादप हैं? तो आपका हो जाएगा थैलोफ्राइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा,
फिनेरोगैमस की अगर हम बात करेंगे तो उसमें पुष्प लगते हैं, बीज होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जिम्नोस्पर्म, एक होता है एंजियोस्पर्म। ठीक है ना। जिम्नोस्पर्म में हमने देखा कि जिम्नोस्पर्म जो होते हैं अनावृत बीजी होते हैं। अनावृत बीजी का मतलब क्या हो गया कि जिनके बीज नंगे होते हैं, जैसे चीड़, देवदार। ठीक है ना। चीड़, देवदार, सनोवर, तो ये सब क्या होते हैं, जिम्नोस्पर्म होते हैं। और एंजियोस्पर्म की बात करेंगे तो ये आवृत बीजी होते हैं, पुष्पयुक्त होता है। तो इतनी चीजें क्लियर हैं तो हम आगे बढ़ें, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट इसका जो है ले सकते हैं। ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे चलेंगे अब हम पुष्प की संरचना की तरफ। ठीक है ना। अब हम देखेंगे आगे कौन चीज देखेंगे भाई, आगे हम देखेंगे पुष्प की संरचना। किसकी संरचना देखेंगे, पुष्प की जो है संरचना के बारे में आगे हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं। किस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे भाई, पुष्प की संरचना। पुष्प की कौन चीज, पुष्प की संरचना के बारे में जो है हम आगे अध्ययन करेंगे। पुष्प की संरचना देखिए, जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये एक नॉर्मल पुष्प है। एक क्या है, नॉर्मल पुष्प है। कि पुष्प की संरचना में जो आपको पढ़ना है कि आखिर जो पुष्प होता है, पुष्प के कितने भाग होते हैं, पुष्प के कितने भाग होते हैं और उनका योगदान क्या क्या होता है। जब तक आप पुष्प के भाग नहीं पढ़ेंगे भाई, तब तक जो है आपको इस चैप्टर में थोड़ा मोड़ा जो है कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम सबसे पहले पुष्प की संरचना को ही क्या करते हैं, देख लेते हैं। ठीक है ना। अगर आप क्या है कि पहला अंग देखते हैं, हम क्या करते हैं इसका पहला भाग देखते हैं, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा ये पहला वाला जो भाग है उसे कहते हैं पुष्प वृंत। पहले वाले भाग को क्या कहते हैं, पुष्प वृंत। पहला वाला जो भाग है इसे कहा जाता है पुष्प वृंत। अब पुष्प वृंत कहते किसे हैं, ध्यान दीजिएगा। पुष्प वृंत होता क्या है, ऐसा पुष्प का ऐसा भाग, पुष्प का ऐसा भाग जो पुष्प को क्या करता है, किसी ना किसी शाखा से जोड़ने का कार्य करता है। किसी ना किसी शाखा से जोड़ने का जो काम करता है ना, उसी को कहते हैं पुष्प वृंत। जैसे देखिए फूल आप तोड़ते हैं तो किसी ना किसी, जैसे देखिए ये क्या है, ये कोई डाली उसकी रही होगी, इस डाली में ये पुष्प लगा था। अब ई डाली को इस शाखा से जोड़ने का काम कौन कर रहा है, पुष्प वृंत कर रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो पुष्प वृंत पुष्प का वह भाग होता है जो पुष्प को क्या करता है, किसी न किसी शाखा से जोड़ने का काम करता है। क्लियर है कि ना है, एस आर नो। पुष्प वृंत पुष्प का वह भाग होता है जो पुष्प को क्या, पौधे की शाखा से जोड़ने का कार्य करता है। पुष्प पौधे की शाखा से क्या करता है, इसे जोड़ने का काम करता है। यहाँ तक क्लियर है, पहले भाग में किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है। आगे हम चलें दूसरे भाग की तरफ। चलिए दूसरा भाग देख लीजिए। कौन सा भाग, दूसरा भाग। अब दूसरा भाग क्या है, ये तो हो गया आपका पहला भाग। अब दूसरा भाग होता है जो, उसे कहते हैं पुष्पासन। यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये जो दूसरा भाग है इसे क्या कहते हैं, तो इसे कहा जाता है पुष्पासन। क्या कहते हैं, पुष्पासन। ठीक है ना। अब कहेंगे पुष्पासन क्या होता है सर जी, पुष्पासन क्या होता है भैया। पुष्प का वह फूला हुआ भाग जिस पर पूरा का पूरा पुष्प आसन ग्रहण करता है, जिस पर पूरा का पूरा पुष्प क्या करता है, आसन ग्रहण करता है। अरे भैया आप भी कहीं पर जाते होंगे तो आसन ग्रहण करते होंगे ना, कहते होंगे कि हमारे लिए सोफा सेट की व्यवस्था की जाए, महाराजा पधार चुके हैं ना। तो पुष्प भी जो है क्या करता है, एक कहीं ना कहीं ये अपना आसन ग्रहण करता है। और आसन वो कौन देता है इसको, तो यह वाला पुष्प का जो नीचे वाला खिला हुआ भाग होता है वही क्या करता है, इसे आसन प्रदान करता है, जिसे क्या कहते हैं, पुष्पासन। जिसे क्या कहा जाता है, पुष्पासन ना। बात समझ में आई कि ना। यानी कि आप कह सकते हैं पुष्प का वह भाग जिस पर पूरा का पूरा पुष्प जो है टिका होता है, रुका होता है, स्थिर होता है, उसी को क्या कहते हैं भाई, उसी को पुष्पासन कहा जाता है। बात समझ में आई कि ना आई।
अरे फुलवा ना देखे है या, फुलवा के नीचे ऐसे घुंडी नुमा के संरचना होता जौने पूरा का पूरा फुलवा टिकल रहा था ना, और जौने पूरा पूरा फुलवा टिकल रहा था वह पुष्पासन होता है, वह का होता है, पुष्पासन होता है। क्लियर है ना। अगला भाग देख लेते हैं, तीसरा वाला भाग हम लोग क्या करते हैं, तीसरा वाला भाग देख लेते हैं। तीसरा वाला जो भाग होता है उसे कहते हैं बाह्य दलपुंज। क्या कहते हैं, बाह्य दलपुंज। क्या कहते हैं भाई, बाह्य दलपुंज कहा जाता है। किस नाम से जानते हैं, तो हम इसे बाह्य दलपुंज के नाम से जो है जानते हैं। ठीक ना। अब बाह्य दलपुंज आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए, ये वाले जो आपका आवरण दिख रहा है पुष्प के ऊपर, ये वाला, तो यह वाला आवरण क्या कहलाता है, बाह्य दलपुंज। अब कह देंगे इसे दिखाने से थोड़ी काम चलेगा, बताइए इसके बारे में, होता क्या है बाह्य दलपुंज। देखो भाई, पुष्प का सबसे बाहरी आवरण जो होता है, पुष्प का जो होता है सबसे बाहरी आवरण जो होता है, उसी को कहते हैं बाह्य दलपुंज। उसी को क्या कहा जाता है, बाह्य दलपुंज। आप देखे होंगे पुष्प में कई ठो आवरण होते हैं, पुष्प में जो सबसे ऊपरी जो आवरण होता है ना, उसी को कहते हैं बाह्य दलपुंज। पुष्प के सबसे बाहरी आवरण को ही क्या कहते हैं, बाह्य दलपुंज। जो जननांगों की सुरक्षा करता है, जो क्या करता है, जननांगों की सुरक्षा करता है। बात समझ में आई कि ना आई। कहेंगे कैसे सुरक्षा करता है, अरे भैया देखिए, जब युद्ध होता है, सपोज करिए दो राजाओं में युद्ध हो रहा है, तो जो राजा होते हैं वो क्या होते हैं, एकदम उनको जो है चारों तरफ से सेना जो है घेरी रहती, वो बीच में रहते हैं। क्या है, वो बीच में रहते हैं। अगर कोई हमला हुआ तो पहले सेना मरेगी, राजा को सुरक्षित रखना है। युद्ध का नियम ही होता है कि अगर दो ठो राजा आपस में लड़ाई कर रहे हैं, दो राजा आपस में लड़ाई कर रहे हैं, तो उसमें क्या है कि अगर ए राजा, मान लीजिए ए कोई ए राजा है और कोई बी राजा है, ये दोनों में युद्ध हो रहा है ए और बी में, तो अगर बी वाला जो है ए वाले राजा को मार दिया तो इसकी सेना भले ही पूरा पड़ी होगी तो क्या, मगर ए वाले राजा की जो है हार मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी, हार। क्यों, क्योंकि राजा मर गया। बात समझ में आई ना। तो उसी प्रकार जो है ये क्या करता है, जो बाह्य दलपुंज होता है ना, बाह्य दलपुंज जो होता है पुष्प का सबसे बाहरी आवरण होता है, और सबसे बाहरी आवरण होने के कारण ही यह क्या करता है, पुष्पी में जननांगों की रक्षा करता है। जननांगों की क्या करता है, रक्षा करता है। आगे अब चलते हैं, आगे चलते हैं, देखते हैं और कौन सा भाग होता है। ठीक है ना। हम अब देखते हैं चौथा वाला भाग। कौन सा भाग देखते हैं, चौथा वाला जो भाग होता है उसे कहते हैं दलपुंज। क्या कहते हैं भाई, चौथा वाला जो भाग होता है उसे क्या कहते हैं, दलपुंज। क्या कहते हैं, यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा, तो आप दिख रहे होंगे कि जो ई वाला आवरण है ना भाई, ई वाला जो आपको आवरण दिख रहा है, देखिए ध्यान से, ई वाला जो आपको आवरण दिख रहा है, ये वाला आवरण जो आपका क्या है, ई वाला आवरण जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला आवरण जो होता है पुष्प का, इसी को कहा जाता है कौन चीज, यह है पुष्प का दलपुंज। यह पुष्प का क्या है, यही वाला आवरण जो है, यही पुष्प का क्या है, यही पुष्प का जो है दलपुंज है। यही पुष्प का क्या है, दलपुंज है। ठीक है ना। बात समझ में आई। तो यह आवरण क्या हो जाएगा, पुष्प का जो है दलपुंज हो जाएगा। क्लियर है ना। एक तो यहाँ से भी कर सकते हैं। अब देखिए, तो बाहरी आवरण जो होता है पुष्प का जो बाहरी आवरण है वो तो हो गया कौन सा, बाह्य दलपुंज। वो कौन हो गया, बाह्य दलपुंज हो गया। मगर 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 ध्यान दीजिए, पुष्प के बाहरी आवरण बाह्य दलपुंज, बाहरी आवरण के जो अंदर होता है, यानी कि जो दूसरा वाला आवरण होता है ना भाई, जो दूसरा वाला आवरण होता है इसी को कहते हैं दलपुंज। इसी को क्या कहा जाता है, दलपुंज। यहां तक क्लियर है कि ना, बोलिए समझ में आया कि ना आया, यस और नो। दलपुंज समझ में आया। पुष्प के बाह्य दलपुंज, आप ये भी कह सकते हैं कि पुष्प के बाह्य दलपुंज के नीचे का जो आवरण होता है, के अंदर का जो आवरण होता है, उसी को कहा जाता है दलपुंज। ठीक है ना। या आप दूसरी भाषा और यूज कर सकते हैं कि पुष्प का जो दूसरा आवरण होता है
उसी को दलपुंज कहा जाता है। पुष्प के दूसरे आवरण को ही क्या कहते हैं? दल पुंज कहते हैं। बात समझ में आई? यहाँ तक क्लियर है कि ना है बाबू, बताइए। दलपुंज तक क्लियर है कि ना है? एस आर नो? एस आर नो, यू कैन से। ठीक ना? हमने पहला वाला भाग देखा था, इसको मिटा रहे हैं। अब देखिए, हमने पहला वाला जो भाग देखा था, पहला वाला जो भाग था, हमने आपको बताया था कि पहला वाला जो भाग है, पहला वाला भाग जो है वो क्या है? वो पुष्पवृंत है। वो क्या है? वो है आपका पुष्पवृंत। पहला वाला जो भाग है वो क्या है? पुष्पवृंत है। और दूसरा वाला जो भाग था, पहला वाला जो भाग है वो पुष्पवृंत है। दूसरा वाला जो भाग है, दूसरा वाला भाग कौन सा है बताइए, कमेंट करिए। दूसरा वाला भाग, पहला वाला ई हो गया, दूसरा वाला पुष्पासन जिस पर पुष्प टिका है, तीसरा वाला हो गया बाह्य दलपुंज। ठीक है ना? और चौथा भाग हो गया आपका दलपुंज। चौथा भाग कौन सा हो गया? दलपुंज। अब हम आगे चलेंगे, भाग संख्या 5, पांचवा वाला भाग जो होगा उसे कहेंगे पुमंग। पांचवें वाले भाग को क्या कहते हैं? पुमंग। और छठवां वाला भाग जो होता है उसे कहते हैं जायांग। ठीक है ना? अब इसके बारे में हम आपको डिटेल से थोड़ा सा बताएंगे। ठीक है ना? पहले हम देख लेते हैं किसके बारे में? पहले हम देख लेते हैं पुमंग के बारे में। किसके बारे में? पुमंग। देखिए, पुमंग, पुमंग क्या है? पुमंग क्या है? पुमंग जो होता है पुष्प का जो है नर जनन, क्या होता है? नर जननांग होता है। आप कह सकते पुमंग जो होता है वह पुष्प में जो है नर जननांग होता है। क्या होता है? नर जननांग, यानी कि जनन करने वाला जो भाग होता है पुष्प में। आप जानते हैं हर एक जीव में दो चीजें होती है, एक नर होता है, एक मादा होता है। तो पुमंग जो होता है ना बाबू, पुमंग जो होता है यह पुष्प में नर जननांग होता है। कौन जननांग होता है? नर जननांग होता है, यानी कि पुष्प के नर भाग को ही क्या कहते हैं? पुमंग कहते हैं। पुष्प में नर जननांग वाले भाग को ही पुमंग कहा जाता है। बात समझ में आई कि ना आई? पुष्प में नर जननांग वाले भाग को ही क्या कहते हैं? पुमंग कहा जाता है। इसी को, इसमें देखिएगा इसके मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं, यानी कि 3 लेयर जो है इसकी होती हैं। ठीक है ना? पहले की अगर आप बात करेंगे तो वो होता है पुतंतु। पहला कौन सा होता है? पहला जो इसका भाग होता है उसे कहते हैं पुतंतु। क्या कहते हैं? पुतंतु। पहला कौन सा भाग है भाई? पहला भाग जो है इसका है पुतंतु। पुतंतु पहला कौन सा भाग हो गया? पुतंतु। ठीक है ना? जैसे देखिए पुतंतु क्या है। अब ई वाला जो भाग आप देख रहे हैं, यानी कि पुंकेसर यहाँ पे जो लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, ई वाला देख रहे हैं ना, यह है नर भाग। ई वाला हो गया, यहाँ से लेकर ई वाला हो गया। तो ये वाला जो भाग है भाई, यह क्या है? यह है नर भाग। यही पुष्प का क्या है? यह पुष्प का जो आपको दिख रहा है नर भाग है। नर भाग मतलब क्या हो गया कि इसमें जो है नर जननांग है, इसी में पुंकेसर बनता है। इसी में क्या बनता? पुंकेसर। अब इसके भाग कितने होते हैं? तो इसके टोटल 3 भाग होते हैं। पुतंतु क्या होता है कि जो देख रहे हैं ना, ये तंतु नुमा संरचना आपको दिख रही कि ना? कैसी संरचना दिख रही? अरे धागे नुमा संरचना दिख रही ना, तंतु दिख रहा है ना। तो इसी को, ये जो धागे नुमा संरचना आपको दिखाई दे रही यहाँ पर, इसी को कहा जाता है बाबू पुतंतु। क्लियर है कि ना है? क्लियर है ना बाबू? आगे चलें। दूसरा वाला जो भाग होता है, दूसरे वाले भाग को कहते हैं परागकोश। क्या कहते हैं? दूसरा वाला जो भाग होता है इसे कहते हैं परागकोश। क्या कहते हैं? परागकोश। क्या कहते हैं? तो परागकोश कहते हैं। अब कहेंगे सर जी परागकोश कहाँ है? ई वाला जो आपको भाग दिख रहा है ना भाई, ए वाला, ये देख रहे हैं ना ऊपर आ जाके कैसा हो गया है? ई वाला जो ई वाला भाग आपको दिख रहा है, इसमें भी आपको दिख रहा है। ठीक ना? तो ई ऊपर वाला जो भाग जाके ऐसे हो गए हैं सब, इन्हीं को कहते हैं परागकोश। क्या कहते हैं? परागकोश। ध्यान दीजिएगा, परागकोश में ही पराग कण बनते हैं। परागकोश में ही क्या बनते हैं?
परागकण बनते हैं। क्लियर है ना? परागकोश में ही क्या बनते हैं बाबू? परागकण बनते हैं। क्लियर है? तो पहला भाग हो गया पूतंतु, दूसरा भाग हो गया परागकोश, और तीसरा वाला जो भाग होता है उसे कहते हैं कौन चीज? तीसरा वाला जो भाग होता है इसे कहते हैं योजी। क्या कहते हैं? तीसरे वाले भाग को कहा जाता है योजी। तीसरे वाले भाग को क्या कहते हैं? योजी कहते हैं। ठीक है? तो यहाँ हम बेसिक स्ट्रक्चर आपको बता रहे हैं, इसके बारे में डिटेल से अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? उसी प्रकार हम देख लेते हैं जो दूसरा वाला भाग इसका है, छठा वाला भाग भी देख लीजिए। छठवां वाला जो भाग है, छठवां वाला भाग जिसे क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है जायांग। क्या कहते हैं? जायांग ऑब्लिक स्त्री केसर, इसी को कहा जाता है स्त्री केसर। जायांग ऑब्लिक क्या हो गया? स्त्री केसर। ठीक है ना? अब जायांग क्या है? हमने आपको बताया कि पुष्प में जो है नर जननांग वाले भाग को ही क्या कहते हैं? पुमंग या पुंकेसर या नर जननांग कहते हैं। उसी प्रकार जायांग क्या होता है कि पुष्प में मादा जननांग वाले भाग को ही जायांग कहते हैं। पुष्प में कैसे भाग को? पुष्प में मादा जननांग वाले भाग को ही जो है क्या कहा जाता है? स्त्री केसर यानी कि जायांग कहा जाता है। इसके भी कितने भाग होते हैं? तो 3 भाग होते हैं। क्लियर है ना? इसके भी बाबू कितने भाग होते हैं? 3 भाग जो है इसके भी पाए जाते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं? तो पहला होता है वर्तिका। क्या होता है? वर्तिकाग्र। क्या होता है? वर्तिकाग्र। दूसरा होता है वर्तिका, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। देखिएगा ध्यान से, ई वाला जो आपको भाग दिखाई दे रहा है, कौन वाला? ए वाला जो आपको भाग दिखाई दे रहा है बाबू, ई, ये जो फूली हुई संरचना आपको दिख रही है ना, देखिए ध्यान से, ई जो फूली हुई संरचना आपको दिखाई दे रही है, ई वाली, यह क्या है? मादा जननांग है। इसी को कहा जा रहा है, इसी को कह रहे हैं क्या है? यह कह रहे हैं यह है जायांग या स्त्री केसर। अब जायांग स्त्री केसर में 3 भाग हमने आपको बताया। कितने भाग बताएं? 3 भाग। वर्तिकाग्र क्या है? ये जो आपको दिख रहा है ना, इसके ऊपर ऐसी जो संरचना है ई वाली, यह वर्तिकाग्र है। यही क्या है? वर्तिकाग्र है। अब वर्तिकाग्र ही परागकण को अवशोषित करती है। परागकण को ग्रहण करने का काम कौन करता है? तो ऊ होती है आपकी वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र ही परागकण को क्या करती है बाबू? ग्रहण करती है। परागकण को ग्रहण करने का काम कौन करता है? तो वर्तिकाग्र। यहां तक बात समझ में आई कि ना आई? क्लियर है ना? वर्तिका क्या होती है? दूसरा भाग हमने कहा था जायांग का वर्तिका है। वर्तिका क्या होती है? वर्तिका एक माध्यम होता है बाबू, एक रास्ता होता है। किस चीज का रास्ता होता है? देखेंगे कि ई आपका क्या है? ई है अंडाशय। ई अंडाशय है। ई क्या करता है? वर्तिका का काम है, वर्तिका, ई जो वर्तिका है इसका काम है कि वर्तिकाग्र को अंडाशय से जोड़ देना। वर्तिकाग्र को जो है अंडाशय से क्या करती? जोड़ती। जैसे देखिए यहाँ पर ये वर्तिकाग्र हो गई, ई अंडाशय है, तो ई क्या करती है? ये एक ठो नली नुमा संरचना बनाती है जो क्या करती है? वर्तिकाग्र को अंडाशय से जो है जोड़ने का काम करती है। क्यों जोड़ती है सर जी? भैया वर्तिकाग्र परागकण को क्या करती? ग्रहण करती है। आई परागकण का निषेचन अंडाशय में ही जाकर होगा, तो जोड़ना तो पड़ेगा ना। पड़ेगा कि ना पड़ेगा? बताइए। जोड़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है ना? तो यही बात है कि ई इसको क्या करती है? अंडाशय से जोड़ देती है। और तीसरा भाग होता है कौन सा? अंडाशय होता है। अंडाशय में ही जो है बीज वगैरह जो है, अंडाशय से फल वगैरह का निर्माण होता है। कैसे होता है वो हम बाद में बताएंगे। ठीक है ना? तो इतनी चीजें क्लियर हुई कि ना हुई? पुष्प की संरचना जो हमने देखा वो